पेट्रोलियम लेवी या कार्बन लेवी की मद में पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएगी, कोई 7-8% बल्कि इससे भी ज़्यादा का इजाफा जो होने जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट तो फिर हर चीज़ पर आएगा। अशिया खुरनोश की जब कीमतें बढ़ेंगी तो फिर ये एक आम आदमी तो चीख उठेगा, बिलबिला उठेगा। ये तो फिर देखिए, मेरे ख्याल से वो 2.5% है, 8% नहीं है। उसका इम्पैक्ट 8 रुपए आएगा। सही बात है आपकी। अगर 300 रुपए गिन ले तो 8 रुपए का इम्पैक्ट आ जाएगा। लेकिन वो जो पीडीएल 22 रुपए की लगाने जा रहे हैं, वो 78 से अगर वो 100 रुपए उसको ले जाते हैं तो ये 22 रुपए बढ़ने से वो ज़ाहिर है 300 रुपए कीमत पर वो 7-8 रुपए के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। वो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लेवी है, अगर पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती दुनिया में तो हम क्या करते। लेकिन बहरहाल ये बहुत ज्यादा लेवी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को दोबारा सोचना चाहिए कि ये इससे जो है ना आम आदमी जो मोटरसाइकिल वाला है उसको कैसे अफोर्ड करेगा। पहले अगर वो ले रहा है आधा लीटर बेचारा लेके पूरा दिन वो मोटरसाइकिल पर अपने काम से जाता है और आता है, वो कैसे उसको बारे में आएगा। ये तो गवर्नमेंट को जरूर देखना चाहिए कि लोअर मिडिल क्लास का क्या होगा, जो आज सिर्फ कराची के अंदर 42,000 मोटरसाइकिल हैं। आप उनकी पेट्रोल को सारी की गिनती करें और उनकी रोजाना की जो खर्चा ये बढ़ेगा इस बजट की वजह से, उसको करें टू बी मिजरेबल कंडीशन। आई थिंक कि गवर्नमेंट को या तो कोई तरीका निकालें जिसमें फर्क आ जाए कि मोटरसाइकिल वालों का ये दाम होगा या उसका ये दाम होगा। ऐसे इसके बगैर जो है ना आपके लिए वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करने जा रहे हैं। और ये 22%, 22 रुपए, इट इज अनबिलीवेबल कि आप इतना जो है ना अगर आप लेवी लगा सकते हैं। पहले ही लेवी है, उसके ऊपर लेवी पर लीटर उसके अंदर लगा हुआ है ऑलरेडी। अब इन्होंने बढ़ाया है और कैप को हटा दिया है। जो कैप को हटाना है ना, मेरे हिसाब से ज्यादा खतरनाक है। जो कैप आपने हटाया इसका मतलब आप मादर पितर आजाद है, जब जिस वक्त चाहेंगे आप उसको बढ़ा देंगे, आपको कहीं जाने की, कहीं कोई हियरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। तो जुबैर साहब, वो जो मैक्रो इंडिकेटर्स को अंडर कंट्रोल रखने की बात और क्रेडिट लिया जाता था, पिछले 6-8 महीने से हम सुन रहे थे कि सारे इंडिकेटर्स अब हमारे कंट्रोल में और हम एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ ये बजट आया है जो कि ज़ाहिर है एक आम आदमी के लिए मुश्किलात से भरपूर है। अगर कोई खुदा न खास्ता हालात थोड़े से इस सिचुएशन में ना होते या थोड़े ख़राब होते तो ये फिर किस तरह का बजट आना था। ये पिछला 1.5-2 साल बड़ी कुर्बानी दे के एक आम आदमी ने मुश्किल वक्त झेला है। पिछले साल भी वजीर खजाना ने कहा था कि एक साल आप तकलीफ में गुजार लें, अगले साल बहुत ठीक हो जाएगा। इस साल भी देखिए, हमारे अगर हालात ठीक हुए होते तो हम सेकंड ट्रेंच के लिए तो नहीं जाते ना IMF के पास गए। इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अभी उस तरह की नहीं है कि हम अपने आप के ऊपर खड़े, अपने पाँव पे खड़े हो सके, ऐसी पोजीशन नहीं है। ये तो बिल्कुल क्लियर है ना जी बात को। अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो आप सीधा से सारा आप उन सारी चीजों को देख लें जो वो करने को जा रहे हैं। यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर IMF के पास हम गए तो हमारी पोजीशन ठीक नहीं है, और हमारी पोजीशन ठीक नहीं है तो फिर हमने उसको आगे ट्रेंच को वापस भी करना है, नेट जो है ना डेट को भी रिटायर करना है, अपने लोकल डेट को भी रिटायर करना है। अगर आपने बजट पढ़ा हो तो उसमें 14,000 की जो आमदन है उसके सामने 8,200 अरब रुपए की बैंक का सूद देने की बात है। तो अगर आपका 8,200 अगर आप सूद में चला जाता है, पीछे 6,000 बच जाता है। इसके बाद अगर आप प्रोविंसेस को देते हैं NFC अवार्ड्स में तो आपके पास क्या बच जाता है। आप पहले दिन से कर्जा लेके काम शुरू करेंगे तो मतलब ये तो स्टेबल पोजीशन तो नहीं है ना जी। अब इसमें अंदर हमको ये डेफिनेटली बात ठीक है गवर्नमेंट की, वजीर आजम की, कि देन थोड़ा सा हमको जो है ना इसके साथ इनके गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर IMF से निकलना है तो फिर हमने जो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी, इसके बगैर नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।